हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हों, उन सभी एग्ज़ाम्स में जनरल साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें बायोलॉजी का जो वेटेज रहता है ये काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आज की वीडियो जो है इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उन क्वेश्चंस से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उन सभी को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले बायोलॉजी की 500 क्वेश्चंस की वन लाइनर की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर, जिसमें हम सबसे पहले हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसके क्वेश्चन को देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को जो है प्रोटीन कारखाना या फिर प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि राइबोसोम्स पर ही जो है प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है मूर्ति कुमारी ने, प्रबीर मंडल ने, सादिक अहमद ने, कैफी आजमी ने, हर्ष ने और केशु कुशवाहा ने। तो फ्रेंड्स, आप सभी से मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर जरूर किया कीजिए। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्सियल स्केलेटन इज कंप्राइज्ड ऑफ डैश बोन्स, अक्षीय कंकाल कितनी हड्डियों से बना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो है हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा है हमारा एपेंडिकुलर। अब देखिए फ्रेंड्स, एक्सियल को सेंट्रल स्केलेटल सिस्टम भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें कौन कौन सी बोन आती हैं, स्कल बोन आती हैं, वर्टिब्रल कॉलम्स आते हैं, और रिब केज आती हैं, रिब केज। तो टोटल बोन्स कितनी होती हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, 80 बोन्स होती हैं। बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की, तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम्स में हमारे लिम्स आते हैं, लिम्स जिसमें 4 लिम्स और हाइंड लिम्स दोनों आते हैं। इसमें आप लिख लीजिएगा आर्म्स एंड लेग्स, इसमें आते हैं। शोल्डर की जो बोन्स होती हैं, शोल्डर बोन्स भी अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आती हैं, और गर्डल्स इसमें आती हैं। इसमें टोटल कितनी बोन्स होती हैं, तो 126 बोन्स होती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ह्यूमन बॉडी में टोटल बोन्स होती हैं उनकी संख्या होती है 206। कितने, 206। 80 को और 126 को आप प्लस करोगे तो 206 बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता भी देती हूँ कौन कौन सी बोन्स कितनी कितनी होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करें तो स्कल बोन कितनी होती हैं, तो 22 होती हैं। वर्टिब्रल्स कितने होते हैं, वर्टिब्रल्स ये होते हैं 26। रिब्स कितनी होती हैं, ये 12 जोड़ी होती हैं, तो आप 24 लिख लीजिएगा। एक होती है हायोइड बोन एक होती है। स्टर्नम एक होता है। और हमारे जो ईयर होते हैं, एक ईयर में 3 ऑसिकल्स पाए जाते हैं, यानी कि 3 बोन पाई जाती हैं, और 2 हमारे ईयर होते हैं, तो टोटल बोन कितनी हो गई, 6 हो गई। तो आप लिख लीजिएगा ईयर ऑसिकल्स 6 हो गए हमारे ईयर ऑसिकल्स। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो बनेगा कितना, 80, याद रखिएगा। अब इसमें देख लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो देखिए 4 लिम्स यानी कि जो हमारी आर्म्स होती हैं उसमें कितनी बोन्स होती हैं, एक आर्म में 30 बोन्स होती हैं, और 2 आर्म है तो 30 × 2 = 60। हाइंड लिम्स में भी सेम होता है, एक लेग में कितना होता है, 30 और 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 60 एंड 60 कितना हो गया, 120 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, गर्डल्स भी होते हैं। गर्डल्स कितने होते हैं, गर्डल्स होते हैं हमारे 6।
जिसमें से 2 पेक्टोरल गर्डल होते हैं और 2 क्लेविकल। अगर हम पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो 2 पेक्टोरल गर्डल में 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल होते हैं और 2 पेल्विक गर्डल होते हैं जिसमें से 2 कोक्सल बोन्स होती हैं। टोटल मिलाकर कितने होते हैं? 6 होते हैं और ये कितनी बन गई? 126 बोन हो गई। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में द एक्सियल स्केलेटन इज कंप्राइज्ड ऑफ, तो आंसर हो जाएगा 80 बोन्स। 126 किस में होती है? अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में होती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रॉम द सेल। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका से अणुओं के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सेल होती है, सेल जो है एक आउटर मेम्ब्रेन से घिरी रहती है, बाउंड रहती है। इसको क्या कहा जाता है? जो आप ये ब्लू कलर में देख सकते हैं, ये क्या है? हमारी सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये मॉलिक्यूल्स की जो एंट्री है और एग्जिट है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। इसके अंदर जो ये फ्लूइड रहता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड रहता है, इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब फ्लोट करते रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़। तो ये सब किस में रहते हैं? ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करते रहते हैं। इसके अंदर जो बीच में ये प्रेजेंट है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड रहता है और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, ये वाला, ये क्या है? ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ये क्या है? ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करने का काम करती है, ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें डीएनए नहीं होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूक्लियस में मैंने आपको अभी बताया कि न्यूक्लियस जो है ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट रहता है और इसमें हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट रहता है। तो इसमें क्या हो गया? न्यूक्लियस में तो डीएनए होगा। और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, लेकिन लाइसोसोम्स में डीएनए नहीं पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लाइसोसोम्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एनर्जी जनरेटिंग जो मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें एटीपी कहा जाता है, एटीपी की सिंथेसिस कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एटीपी की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसको कहा जाता है। याद रखिएगा, न्यूक्लियस जो है ये सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में जो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो परफॉर्म होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज एक्ट एज फ्यूल इन द ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है? तो मानव शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट जो है ये मानव शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कैप्सूल कवर इज मेड बाई। कैप्सूल कवर किसका बना होता है? तो कैप्सूल कवर जो है ये स्टार्च का बना होता है। किसका? स्टार्च का बना होता है कैप्सूल कवर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ हनी इज। शहद का प्रमुख घटक क्या है?
देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेजर कंपोनेंट हनी का क्या है? तो देखिए फ्रक्टोज जो है ये हनी का 38.5% बनाता है। उसके बाद ग्लूकोज होता है जो कि 31.0% होता है। उसके बाद वाटर 17.1% होता है। उसके बाद माल्टोज 7.2% होता है। और उसके बाद जो है सुक्रोज जो कि 1.5% होता है और 0.5% जो है बाकी मिनरल्स, विटामिन्स और एंजाइम्स होते हैं। तो याद रखिएगा जो मेजर कंपोनेंट है हनी का ये होता है फ्रक्टोज। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, फ्रक्टोज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स प्रोवाइड इमीडिएट एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है कि कौन सी ऐसी शर्करा है जो कि तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो ग्लूकोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज जो है ये इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइडर है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ग्लूकोज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स टिश्यू इन द बॉडी? शरीर में ऊतक क्या बनाता है? ये होना चाहिए बॉडी में जो टिश्यू होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू जो है ये एक ही तरीके की जो सेल होती है वो मिलकर के क्या है टिश्यू बनाती हैं जो कि एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये होते हैं टिश्यू। और टिश्यू का जो मेजर कंपोनेंट है वो होता है प्रोटीन। बाकी अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं लेकिन जो मेजर कंपोनेंट है वो होता है प्रोटीन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्रोटीन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट इन एनिमल सेल एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है और पादप कोशिका में मौजूद होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है? ये हमारी एनिमल सेल है और ये है प्लांट सेल। देखिए फ्रेंड्स, जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल में जो सेल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड रहती है। किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड रहती है। लेकिन जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो है ये जो प्लांट सेल होती है, प्लांट्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करती है जो सेल वॉल होती है। और सेल वॉल जो है ये किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। याद रखिएगा। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में ये एक मेजर डिफरेंस है कि जो प्लांट सेल हैं इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और जो एनिमल सेल होते हैं एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती है। याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है? ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ये एक यूकैरियोटिक सेल है। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक का मीन्स ही होता है कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल यानी कि ये वेल डेवलप्ड नहीं होती हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो नॉर्मल सेल होती है, नॉर्मल सेल की स्ट्रक्चर ये होती है, ये सेल मेम्ब्रेन है, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बाकी यहाँ बीच में हमारा साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है? ये एक यूकैरियोटिक सेल है जो कि नॉर्मल सेल है। यहाँ पर बीच में क्या है? न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म में हमारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। लेकिन ये क्या है? ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये सेल मेम्ब्रेन से बाउंड रहती है लेकिन इसमें कोई भी न्यूक्लियस बीच में नहीं होता है। ये हमारा साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि डीएनए या आरएनए हो सकता है वो ऐसे ही इस तरीके से बिखरा पड़ा रहता है। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है, साइटोप्लाज्म में इसी तरीके से बिखरा रहता है और इसमें कितने ही सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। तो ये होती है प्रोकैरियोटिक सेल और ये है यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें ये एक डिफरेंस है। तो इसमें पूछा है कि इनमें से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? तो मैंने बताया न्यूक्लियस नहीं होता है, लाइसोसोम्स नहीं होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के साथ ही जॉइंट रहते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो कैसे ही होगा? इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो सेल ऑर्गेनेल हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? तो देखिए फ्रेंड्स, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये दी गई थी सटन एंड बोवेरी के द्वारा। किसके द्वारा? सटन एंड बोवेरी ने दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, सेल थ्योरी के बारे में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए, द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू फंजाई। तो ये जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि सेल थ्योरी जो है ये वायरस को छोड़कर सभी पे अप्लाई होती है। नेक्स्ट है, द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू वायरस। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि वायरस पे ये अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि वायरस जो है ना तो सजीव है ना ही निर्जीव है। देखिए फ्रेंड्स, जो वायरस होते हैं ये निर्जीव की तरह रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी सजीव सेल के संपर्क में आते हैं तो ये सजीव की तरह कार्य करने लगते हैं, फंक्शन करने लगते हैं। इसी वजह से इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। और ये जो सेल थ्योरी है इसी वजह से ये इन पर अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि जो सेल थ्योरी है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग सेल पर अप्लाई होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू एल्गी। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू माइक्रोब्स, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू वायरस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्मघाती बैग कहा जाता है। तो मैंने बताया था आपको कि सुसाइडल बैग्स किसे कहा जाता है, लाइसोसोम्स को कहा जाता है। किसको, लाइसोसोम्स को जो है सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। और सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है लाइसोसोम्स को, तो देखिए फ्रेंड्स, जो लाइसोसोम्स है इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करता है, जो भी अनवांटेड थिंग्स होती हैं, अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं सेल के अंदर, उनको एनगल्फ करने का काम करता है, उनको हाइड्रोलाइट करता है, यानी कि उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। या फिर कई बार कुछ सेल भी जो है ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं, जिनको क्योर नहीं किया जा सकता है, तो उनको भी ये बस्ट होने के बाद ये डाइजेस्ट कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है। इसी वजह से इनको सुसाइडल बैग्स के नाम से जाना जाता है। गोल्जी बॉडीज़ क्या होती हैं, गोल्जी बॉडीज़ जो हैं ये मटेरियल्स को पैक करने का काम करती है और ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। सेल मेम्ब्रेन, आपको पता है कि सेल के बाहर जो बाउंडिंग मेम्ब्रेन होती है उसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एटीपी जनरेट करता है, एटीपी की सिंथेसिस करता है सेल के अंदर। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व्ड इन द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कार्बनिक पदार्थों के टूटने में शामिल है। तो कार्बनिक पदार्थों के टूटने में शामिल है क्या, जैसा कि मैंने अभी बताया, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो है ये इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और ये जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, उनको एनगल्फ कर लेते हैं, उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लाइसोसोम्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स के संश्लेषण में शामिल है। तो इनमें से फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। किसके द्वारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारी सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर होते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर होते हैं, और जहाँ पर भी न्यूक्लियर पोर होते हैं वहीं पर जो है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है किससे, न्यूक्लियस से ज्वाइंट रहती है। इस तरीके से ये क्या है, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि चारों तरफ से न्यूक्लियस को घेरे रहती है। इस तरीके से ज्वाइंट रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर बात कर रही हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब देखिए फ्रेंड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है 2 टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको RER भी कहा जाता है। और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन पे कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर इस तरीके से दाने जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। इनको कहा जाता है राइबोसोम्स। ये जो दाने जैसी स्ट्रक्चर है ये क्या है, राइबोसोम्स है। अब देखिए फ्रेंड्स, जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं उनको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि जो दाने जैसी स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स की प्रेजेंट होने से इनकी जो अपीयरेंस है वो कैसी हो जाती है, रफ हो जाती है। इसी वजह से इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है।
लेकिन जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं उनको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि जो उनकी अपीयरेंस है वो स्मूथ दिखाई देती है, इसी वजह से उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है और इसको SER भी कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER कहा जाता है, इन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है SER है, ये क्या करते हैं, फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस करते हैं। किसकी? फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस करते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिया है लेकिन आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है और पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, एक अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने बताया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस किसका होता है, सेल वॉल का होता है। किसका? सेल वॉल का जो है मेन डिफरेंस होता है। सेल वॉल जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है लेकिन एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि एनिमल सेल में तो प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। तो ये है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द एथलीट मोर एनर्जी क्विकली? निम्नलिखित में से कौन एथलीट को जल्दी से अधिक ऊर्जा देता है? तो देखिए फ्रेंड्स, क्विक एनर्जी प्रोवाइडर, क्विक एनर्जी प्रोवाइडर मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक क्विक एनर्जी प्रोवाइडर है। इसमें अगर आपको कार्बोहाइड्रेट दिया रहे तो भी करेक्ट है, और अगर आपको ग्लूकोज दिया रहे तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कार्बोहाइड्रेट दिया है तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल? निम्नलिखित में से कौन सा डबल झिल्ली बाध्यांग नहीं है? तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई सेल ऑर्गेनेल है, सपोज कीजिए ये क्या है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और इसकी इनर मेम्ब्रेन इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। तो इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन भी है और इसमें एक इनर मेम्ब्रेन भी है। तो ये क्या हो गया, ये डबल मेम्ब्रेन हो गया, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हो गया। इसे कहा जाता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। अब देखिए फ्रेंड्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों क्या हैं, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लांट्स रिसीव्स दियर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम? पौधे मुख्य रूप से अपने पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्लांट हैं ये मुख्य रूप से अपने जो न्यूट्रिएंट हैं ये सॉइल से प्राप्त करते हैं, यानी कि मिट्टी से प्राप्त करते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म क्रोमोसोम वॉज कॉइंड बाई? क्रोमोसोम शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो क्रोमोसोम शब्द जो है ये दिया था वॉल्डेयर ने। किसके द्वारा? वॉल्डेयर के द्वारा जो है क्रोमोसोम शब्द दिया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ए ह्यूमन बीइंग? इंसान में कितने सेक्स क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, टोटल क्रोमोसोम जो है ह्यूमन में होते हैं कितने? 46। अगर पेयर पूछा जाए तो 23 पेयर, राइट। 23 पेयर होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं। अब इनमें से जो 22 पेयर्स होते हैं, 22 पेयर यानी कि 44 क्रोमोसोम्स जो हैं ये कैसे होते हैं? ये होते हैं हमारे ऑटोसोम्स, इनको कहा जाता है ऑटोसोम्स। और जो एक पेयर होता है यानी कि 2 क्रोमोसोम्स जो हैं ये क्या होते हैं? ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, कंफ्यूज करने के लिए कभी पेयर में देता है, कभी टोटल पूछता है, तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। टोटल होते हैं 46 क्रोमोसोम्स और पेयर पूछा जाए तो 23 पेयर, जिसमें से 22 पेयर जो हैं ये
ऑटोसोम्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं 44 क्रोमोसोम्स, और एक पेयर जो है ये सेक्स क्रोमोसोम का होता है। अगर टोटल पूछा जाए तो 2 क्रोमोसोम, इसमें पेयर में दिया है, सेक्स क्रोमोसोम पूछा है तो आंसर हो जाएगा एक पेयर होता है। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच क्लास हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स, किस वर्ग में जानवरों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स की संख्या पाई जाती है, तो ये है इंसेक्ट। क्लास इंसेक्टा में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी ऑटोसोम्स आर प्रेजेंट इन ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में कितने ऑटोसोम्स उपस्थित होते हैं। तो मैंने अभी बताया कि ऑटोसोम्स जो हैं कितने होते हैं 22 पेयर्स होते हैं। कितने 22 पेयर्स होते हैं, और टोटल पूछा जाए तो 44 होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 पेयर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फॉर, ज्वाला कोशिकाएं किसके लिए उत्सर्जन संरचनाएं हैं। तो फ्लेम सेल्स जो हैं ये किसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये है प्लेटीहेल्मिन्थीज के। प्लेटीहेल्मिन्थीज ये क्या है, ये एनिमल किंगडम की बात की जा रही है, उसमें एक फाइलम आता है, फाइलम है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज को जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, और फ्लेम सेल्स जो हैं ये उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजीजेज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोगों को क्या कहा जाता है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो डिजीज़ फैल सकती हैं, स्प्रेड हो सकती हैं, उनको कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द न्यूरोग्लियल सेल्स इज़ टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट, न्यूरोग्लियल कोशिकाओं के कार्यों में से एक की रक्षा और समर्थन करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं ये किसको प्रोटेक्ट और सपोर्ट करती हैं, तो न्यूरॉन्स को करती हैं। किसको, न्यूरॉन्स को करती हैं न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोटेक्ट और सपोर्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो डिजीज़ है नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी, ये किसकी कमी के कारण होती है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। किसकी कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण जो है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नामक बीमारी होती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हीमोफीलिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ, सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया किसके उदाहरण हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया जो है ये हेरिडिटरी डिजीज़ है, यानी कि जेनेटिक डिजीज़ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हेरिडिटरी डिजीज़। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो देखिए क्वाशियरकर जो डिजीज़ है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है विटामिन सी को, ये इसका साइंटिफिक नेम है विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए को क्या कहा जाता है, तो विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल। क्या कहा जाता है, रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन बी के इसके कई सारे नाम होते हैं। तो देखिए B1, B2, B3, B5, तो ये क्या है, विटामिन बी के कुछ नाम हैं। विटामिन B1 को कहा जाता है थायमिन, B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन, और विटामिन B3 को कहा जाता है नियासिन, B5 को कहा जाता है पेंटोथेनिक एसिड, B7 को कहा जाता है बायोटिन, और जो एक होता है B12 को कहा जाता है साइनोकोबालामिन। विटामिन ई की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है टोकोफेरोल। याद रखिएगा, ये नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपको पता होने चाहिए। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई लीड्स टू, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो मसल्स जो होती हैं उनमें वीकनेस आ जाती है विटामिन ई की कमी के कारण। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वीकनेस इन मसल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं से बचाती है। तो ऐसी कौन सी प्रणाली है जो हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं से बचाती है। तो हमारा इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम जो है हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं या जीवाणुओं से बचाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वायरस इज मेड अप ऑफ। एक वायरस किससे बना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वायरस में एक तो प्रोटीन कोट होता है और एक न्यूक्लिक एसिड होता है। ये आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। तो वायरस जो है प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटीन कोट ऑफ वायरसेस दैट एनक्लोजेज द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड। आनुवांशिक सामग्री को घेरने वाले वायरस के प्रोटीन कोट को क्या कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक प्रोटीन कोट के द्वारा वायरसेस में एनक्लोज रहता है और उस प्रोटीन कोट को क्या कहा जाता है वायरस में। तो इसको कहा जाता है कैप्सिड। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कैप्सिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनोम ऑफ द वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का जीनोम है। तो वायरस का जीनोम क्या हो सकता है। तो ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फुली फॉर्म्ड इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल्स इज कॉल्ड। एक पूरी तरह से गठित संक्रामक वायरल कण को क्या कहा जाता है। तो एक फुली फॉर्म्ड इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल्स को कहा जाता है विरियोन। क्या कहा जाता है, विरियोन कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस आर लोकेटेड इन द। थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहाँ पर स्थित होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो हैं ये जो ब्रेन होता है, ब्रेन के डायनसेफेलोन, किसमें, डायनसेफेलोन में लोकेटेड रहते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो मैंने बताया था प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसके द्वारा जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से अपना जो फूड होता है उसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये होता है फोटोसिंथेसिस, जो कि कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो लीव्स में प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द बिलो इज नॉट ए फूड प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा पादप खाद्य पादप नहीं है। तो इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि फूड प्लांट नहीं है। तो ये है एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना जो है ये कोई भी फूड प्लांट नहीं है। बाकी एलियम सीपा, एलियम सटाइमम और एस्पेरेगस ऑफिसिनेलिस जो है ये फूड प्लांट हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो आरएनए को कहा जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है आरएनए की फुल फॉर्म है। और डीएनए की भी पूछ ली जाती है तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ये डीएनए की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए सेल वॉल। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में जो है सेल वॉल नहीं पाई जाती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज ए डेफिशिएंसी ऑफ। चोट के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव एक कमी है। तो चोट के दौरान अगर अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है तो यह किसकी कमी के कारण होता है। तो विटामिन के की कमी के कारण होता है। और ऐसा क्यों होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन के जो है ये रक्त के थक्का बनने में, यानी कि ब्लड को क्लॉट करने में जो है हेल्प करता है। जब भी किसी पर्सन को कोई इंजरी होती है, कोई चोट लग जाती है, तो ब्लड जो है ये बॉडी से बाहर आने लगता है। और जब ये बॉडी से बाहर आता है तो विटामिन के जो है ये एक्टिव हो जाता है और ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है तो ब्लड जो है बॉडी से बाहर आना बंद हो जाता है। लेकिन जब शरीर में विटामिन के की कमी होती है तो ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है और जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर आता रहता है। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग का कारण क्या है, विटामिन के की कमी है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। निम्नलिखित में से किस विधि से मिट्टी की उर्वरता में सुधार किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मिट्टी की उर्वरता है उसमें किस विधि से सुधार किया जा सकता है। तो बाय एडिंग लिविंग अर्थवॉर्म्स। बाय एडिंग लिविंग अर्थवॉर्म से जो है मिट्टी की उर्वरता में सुधार किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ बच्चे जो है लीवर लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर लीवर नहीं होगा। मनुष्य का जो सबसे बड़ा अंग होता है ये होता है स्किन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, स्किन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ब्लड ग्रुप अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सार्वभौमिक दाता या फिर यूनिवर्सल डोनर यानी कि जो सभी को, किसी भी ब्लड ग्रुप के पर्सन को अपना ब्लड डोनेट कर देता है, ब्लड डोनेट कर सकता है, उसको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर यानी कि सार्वभौमिक दाता। तो यूनिवर्सल डोनर के रूप में किसे जाना जाता है, तो ब्लड ग्रुप ओ को, ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अब अगर बात करें सार्वभौमिक ग्राही के रूप में कौन से ब्लड ग्रुप को जाना जाता है, तो ब्लड ग्रुप ए बी, जिसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहा जाता है, रेसिपिएंट भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप ए बी और यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ मोनेरा किंगडम। निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा साम्राज्य का एक प्रकार है। तो मोनेरा किंगडम में किसे रखा गया है, तो इसमें मोस्टली बैक्टीरिया आते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन आरएनए। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में आरएनए होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें आरएनए पाया जाता है, तो ये है राइबोसोम। राइबोसोम में जो है आरएनए पाया जाता है, इसको मेनली आरआरएनए भी कहा जाता है। आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे को शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, तो ये है स्क्लेरेनकाइमेटस। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू जो है ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये काफ़ी हार्ड होते हैं और इनके बीच में जो सेलुलर इंटरस्पेस है वो नहीं पाया जाता है, और ये क्या करते हैं, प्लांट्स को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। पैरेन्काइमा भी क्या है, ये एक प्लांट टिश्यू है, कोलेनकाइमा, और ये इंटरकैलरी जो है ये मेरिस्टेम टिश्यू के अंदर आते हैं। ये सब क्या है, प्लांट टिश्यूज़ हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं, आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज़ चला रखी है जिसमें हम जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखते हैं, उसमें बच्चों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, आपने देखा भी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ये सीरीज़ जो है जल्दी ही बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही मीडियम है जिससे हमें आपके रिस्पॉन्स का पता चलता है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियोस बनाने का, नेक्स्ट वीडियो बनाने का। तो देखिए फ्रेंड्स, आप प्लीज़ रिस्पॉन्स किया कीजिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसका आंसर किया कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो। और अगर आपको इन वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन भी देना है, आप सपोज़ कीजिए आप इन वीडियोज़ में कुछ अमेंड चाहते हैं, कोई भी अमेंडमेंट चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इन वीडियोज़ में हम ये अमेंडमेंट चाहते हैं। तो आप जो भी अच्छा बुरा आपको इन वीडियोज़ में लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, आपने देखा भी होगा। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, इसी से मुझे आगे की वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, ए हाइबरनेटिंग फ्रॉग रेस्पायर्स विद। एक हाइबरनेटिंग मेंढक सांस लेता है, किसके द्वारा सांस लेता है। ऑप्शंस है लंग्स, डायफ्राम, बकल एपिथेलियम या फिर स्किन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इसी नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।